नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति बदलने वाली है और इसकी पटकथा चुनाव के दरमियान या चुनाव से पहले ही लिखी जा चुकी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजीव मिश्रा जी हैं। आपका स्वागत है। राजीव मिश्रा जी के बारे में हम बता दें कि ये मीडिया से जुड़े हुए हैं और खासकर इन्होंने वीआईपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता की भूमिका अदा की है और इन्होंने वीआईपी को प्रारंभ से ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया। अगर किसी का एक का नाम है तो उसमें राजीव मिश्रा जी का नाम है। राजीव जी, और अब आपने वीआईपी को काफी मजबूत किया है, ये कहा जाए, प्रारंभ से जब स्थापना हुई थी। जी जी, क्या सब किया था आपने? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी ज्वाइन करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि बिहार में ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ा जाए जिसको बिहार के बारे में भी पता हो और बिहार के बाहर क्या स्थिति हो रही है डेवलपमेंट के में, विकास में, उनकी भी जानकारी हो। तो मुकेश सहनी जी को ज्वाइन करने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो मुझे लगा कि ये व्यक्ति एक तो स्ट्रगल करा बिहार में, 18 साल की उम्र में बिहार से बाहर चले गए कमाने के लिए। बॉम्बे में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश्ड किया और जब वो वापस फिर बिहार आए कि बिहार में कुछ करना है तो मैं उससे प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि ये व्यक्ति बिहार को भी जानता और बिहार के बाहर के प्रदेश में भी किस तरह से विकास हो रहा है उसे भी समझता है। तो ये व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ विजन होगा, इसमें कुछ दूरदृष्टि होगी और बिहार के लिए कुछ न कुछ करेगा। यही सोच करके मैं इनके साथ जुड़ा। आपको पता है कि मैं पटना कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं विदेश पढ़ने चला गया। मैं स्विट्जरलैंड से मैंने जर्नलिज्म का मास्टर्स करा है, अमेरिका से मैंने एमबीए करा और मैं स्टार टीवी और भारत के जितने भी बड़े टेलीविजन चैनल हैं, ज़्यादातर चैनल का सीईओ रहा, एडिटर इन चीफ रहा, लोकसभा टेलीविजन का सीईओ रहा, एडिटर इन चीफ रहा। कई चैनल्स को लॉन्च करा है मैंने। बिहार में भी जो अभी आपका जी बिहार झारखंड है वो मौर्या टीवी के नाम से लॉन्च हुआ था और वो मैंने लॉन्च किया था। तो मुझे लगा कि विदेश में रहने के बाद, भारत के बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के बाद और फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग का एशिया का हेड था मैं। अभी मैं एमिटी एजुकेशन ग्रुप का हेड हूँ। तो मुझे लगा कि अगर बिहार में कुछ करना है तो ऐसे नए व्यक्ति के साथ जिसमें जुझारूपन है और बिहार के विकास की बात सोच रहा है, खास करके अति पिछड़ा के लिए जो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो विकास के को अगर देखा जाए तो उसमें बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं। तो वैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम जैसे लोग आगे बढ़ें तो वो बेहतर होगा, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन करा था। अच्छा, आपने ये कभी सोचा कि आप स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा, जो कि रेल मंत्री थे, पूरे देश में ख्याति प्राप्त नेता थे, उनके भतीजे आप हैं, तो आप जानते हैं कि वीआईपी पार्टी पूरी तरह कहती है कि वो निषादों की पार्टी है, निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई करती है, लेकिन जब वोट लेने की बात होती है, जब टिकट देने की बात होती है तो उस समय निषाद को छोड़ देते हैं। तो इस परिस्थिति में आपने जब ज्वाइन किया तो आपको लगा कि ये आप अपर कास्ट से मिले, तो उससे आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा या कुछ ऐसा? देखिए, मेरे यहाँ इस तरह से कभी भी, चाहे वो ललित नारायण मिश्रा जी हों, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी हों या मेरे पिताजी मृत्युंजय नारायण मिश्रा, और मृत्युंजय नारायण मिश्रा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट 1991 में चुनाव लोकसभा का लड़ा था सहरसा से। सहरसा उस समय मधेपुरा और सुपौल मिला हुआ एक ही लोकसभा क्षेत्र था और उस समय भारतीय जनता पार्टी को, कमल छाप को, फूल छाप को मिथिलांचल में कोई जानता नहीं था। उनके सगे भाई चीफ मिनिस्टर थे बिहार के और तब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सक्रिय थे और स्टैब्लिश्ड किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, विशेषकर मिथिलांचल में। तो वो एक पृष्ठभूमि तो मेरी है ही रही थी। और हमारे यहाँ देखिए, कभी भी, हमेशा जब भी बात होती थी तो हमेशा ये कहा जाता था कि विकास के मार्ग पे जो सबसे पीछे रह गए हैं, हम लोगों को कुछ न कुछ उनके लिए करना चाहिए। अभी आपने निषाद समाज की बात की, अति पिछड़ा समाज है, और अगर निषाद आरक्षण की बात हुई और हमारी पार्टी में इसको मुखर तौर पे उछाला गया तो वो मेरा ब्रेन चाइल्ड है। वो मैंने उनको कहा था कि हम लोगों को निषाद समाज के आरक्षण की बात करनी चाहिए। तो
तो निषाद समाज में हमारे पार्टी की पकड़ मजबूत होगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे A to Z की राजनीति करेंगे। लेकिन मुझे तकलीफ तब हुई जब 11 टिकट हमें मिला विधानसभा में, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से लास्ट मोमेंट में, और क्या हुआ था आपको पता है, हमें दिया। उस समय भी इन्होंने निषाद समाज के लिए कुछ सोचा नहीं। उन्होंने वैसे किसी भी जो विकासशील इंसान पार्टी में लगे हुए थे, 10 साल से निषाद विकास संघ को बड़ा कर रहे थे, विकासशील इंसान पार्टी को बड़ा कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनको टिकट देने का टिकट दे करके वापस ले लिए। हाँ बिल्कुल, मतलब उनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है। वो मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला कि राजनीति समाज सेवा के बजाय कुछ और उद्देश्य है राजनीति का। मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका उद्देश्य है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कैमरा पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हम लोगों की वो आदत है नहीं, और उस स्तर की राजनीति मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे वो खराब लगा। अच्छा राजीव जी, हमने शुरू से ये चलाया था कि राजीव मिश्रा को टिकट मिल सकती है राजद से, क्योंकि इस समय दरभंगा से मिल सकती है। फिर हमने दोबारा चलाया कि झंझारपुर से मिल सकती है, क्योंकि झंझारपुर वीआईपी के काउंटी में था और आप उस समय तक वीआईपी के सक्रिय जो एक भूमिका अदा करता, जो रणनीति तैयार करते हुए हैं, उस समय कैसा लगा जब आपको फिर वहां से बोल करके लालू जी ने भी आपको बुलाया था? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य, अब देखिए आप भी पत्रकार हैं और आप एक अच्छे पत्रकारिता कर रहे हैं। एक पत्रकार के लिए जो CEO एडिटर इन चीफ रहा हो नेशनल न्यूज चैनल का, उसके लिए सांसद बनना या MLA बनना वो एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम लोगों ने, अब मेरा एक स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम था जिसमें मैं टॉप पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया करता था। विदेश के जो प्रधानमंत्री आया करते थे, विदेश के राष्ट्रपति आया करते थे, उनका इंटरव्यू करता था। तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो ये नहीं है कि मैं एक सांसद बन जाऊं या एक MLA विधायक बन जाऊं। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि जो हमारे इलाके, मिथिलांचल का जो इलाका है, जो बहुत पिछड़ गया है, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे ललित नारायण मिश्रा द्वितीय के नाम से जाने। जो उनका सपना था, जो अधूरा रह गया, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। राजनीति में कोई पद मिले ना मिले वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं दुनिया बहुत देख चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिथिलांचल में, जो कि बहुत पिछड़ गया है और जो राजनीति है वो बिल्कुल जात पात पे सिमट गई है, वो नहीं होकर के बल्कि ऐसे व्यक्ति आगे आए। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल मिथिलांचल इस बात को समझेगा और वैसे लोगों को आगे बढ़ाएगा जो सच्चे मन से मिथिलांचल वापस आए हैं, मिथिला के हैं, मिथिला जिनकी जन्मभूमि रही है। अब मैं इसे अपना कर्मभूमि बनाया है। मैं 7-8 साल से मिथिलांचल में घूम रहा हूँ। मैं विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से जमीनी स्तर पे काम कर रहा था, तो मुझे अब काफी अनुभव हुआ है और अब मैं देख भी रहा हूं कि क्या स्थिति है मिथिलांचल की। अभी जो कोरोना काल था उसमें पता चला कि जो पूरा भारतवर्ष है उसमें मिथिलांचल के जो श्रमिक हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वो कितना पूरे भारत को वही चला रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति जब पैदल वापस आए कोरोना काल में, तब मुझे लगा कि नहीं, क्यों नहीं मिथिलांचल में इस तरह की फैक्ट्री लगे जिसमें इस तरह के जो हमारे स्किल्ड लेबर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ब्रेन होता है, पढ़ाई यहाँ करते हैं और वापस चले जाते हैं कहीं और, दिल्ली का विकास करते हैं, पंजाब का विकास करते हैं, विदेश चले जाते हैं, वो वहां नहीं जाकर के यहाँ रहें। अच्छा, आप जब आपका मोह भंग हो गया वीआईपी से, तो आपके पास विकल्प भी थे, राष्ट्रीय जनता दल को भी चुना, क्योंकि लालू यादव तो इस वादे की बात हुई थी। तो आपने बीजेपी को क्यों चुना? क्योंकि आपका विजन उनके समय तो अलग था। कहा जाता है कि वीआईपी के मुकेश सहनी को भी बहुत से नेता ने समझाने का प्रयास किया कि बीजेपी जो सीट दे रही है उसे लेकर के बीजेपी से तालमेल मत तोड़िए, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया नेताओं कहने के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों की पार्टी है। अगरों की पार्टी है, पिछड़ी की पार्टी है, अति पिछड़ा वर्ग की पार्टी है, जात की पार्टी है, धर्म की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े दृष्टिकोण से आगे बढ़ा है। और उसके अगर संगठन को आप देखेंगे तो इसमें हर तरह के लोग हैं, हर एक जाति के लोग हैं। तो ये एक नेचुरल चॉइस था मेरे लिए। अब जो दूसरा सवाल आपने कहा कि मुकेश सहनी के साथ नहीं रह करके मेरा ये फर्स्ट चॉइस भारतीय जनता पार्टी क्यों बना, और या मैं राजद में मेरा सबसे अच्छा, मैंने आपको कहा पत्रकार के तौर पे ऐसे
पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जिनको मैं नहीं जानता, या जो बड़े लीडर्स हैं जिनसे मेरी जान पहचान है। तो बिल्कुल है, इस तरह के लोग हमारे पास, हमारी जान पहचान है, और मेरे लिए हर पार्टी में रिश्ता जो है बहुत अच्छा है मेरा। अच्छा, अब चुनाव के दरमियान आपने बहुत अनुभव किया होगा, आपने झारखंड में अनुभव किया होगा, मधुबनी में भी आप अभी काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो क्या फीलिंग हो रही है? दो विचारधारा की लड़ाई हो रही है, विकास नहीं देखा जा रहा, देखा एक मोदी को हटाना है, दूसरा करे मोदी को लाना है। इस विचारधारा को आपने महसूस किया होगा, तो कैसा अनुभव था? विकास पीछे छूट गया, केवल एक फैक्टर है? ये एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। आम आदमी को अगर किसी को वोट देना है तो ये सोच के उनको नहीं देना चाहिए कि ये मेरे जात का है या ये मेरे धर्म का है। उन्हें ये सोच के देना चाहिए कि ये पार्टी या ये व्यक्ति संसद में अगर जाएगा तो मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। आपके यहाँ से ऐसे बहुत सांसद हैं जो संसद में, जिनको मैंने कभी किसी कार्यकलाप में भाग लेते देखा नहीं, बिकॉज उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं है। संसद भवन में जो काम होता है वो संसदीय समिति में होती है, और वहां पे अपनी बात को रखना होता है। अगर आप मिथिलांचल के विकास की बात करते हैं तो आपको नीति आयोग में पूरा एक पेपर बना के सबमिट करना पड़ता है एज ए सांसद, और फिर उसको बिल्कुल समझाया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को कि ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए, और इसके करने से कितने लोगों को फायदा होगा, कितने रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि आम आदमी को ये सोच के अपना कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए, जो लगे कि वो व्यक्ति अगर संसद में बोलेगा, अगर वो व्यक्ति संसदीय समिति में बोलेगा, अगर वो व्यक्ति नीति आयोग के ब्यूरोक्रेट से इंटरेक्ट करेगा, तो इसकी बात को वो समझेंगे, बात को ये समझा पाएगा, जैसा ललित बाबू वगैरह कर पाते थे। ललित बाबू के हाथ में कोई जादू की छड़ी थी नहीं, लेकिन चूंकि वो एक विजनरी थे, एक ऐसा पर्सनालिटी था कि जहां भी जाते थे वो अपनी बात करा के आते थे। तो आपको ये चुनना, जब भी आप चुनते हैं किसी सांसद को या किसी विधायक को, तो हमेशा ये मैं अपील करना चाहूंगा आम जनता से कि आप ध्यान ही ये रखिए कि ये व्यक्ति टैलेंटेड है या नहीं है। ये व्यक्ति अगर संसद में या विधानसभा में कुछ बोलेगा तो पूरा संसद या पूरा विधानसभा इसको सुनेगा या नहीं सुनेगा, इसकी बात को महत्व देगा या नहीं देगा। आप अगर ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना के भेज देंगे जिसको खुद कुछ नहीं आता है, तो वो आपके क्षेत्र के लिए क्या प्रोसेस नहीं पता है। मैं तो श्रेष्ठ सांसद अवार्ड हर एक साल देता हूँ, 25 सांसदों को मैं चुन के उन्हें अवार्ड करता हूँ, और विज्ञान भवन में मेरा श्रेष्ठ सांसद अवार्ड हर एक साल होता है। बहुत पॉपुलर अवार्ड है वो, और जब हम वो अवार्ड देते हैं तो हम उसमें बहुत क्राइटेरिया रखते हैं कि ये व्यक्ति, ये जो सांसद है, ये कितना इंटरेक्टिव है, संसद भवन में कितना बोलता है, क्षेत्र में कितना करता है, क्षेत्र के लिए क्या कर रहा है, क्या इनोवेटिव आइडिया लेके आया है। आप अगर लोकसभा में खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो उस बात में दम होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मिथिलांचल को अगर विकास के मेन स्ट्रीम में लाना है तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उसको आपको ऐसे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा जो सचमुच में पढ़े लिखे हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और सचमुच में काम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। अंतिम सवाल, अब आपका अगला विजन क्या होगा? क्योंकि अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपने राजनीति में कदम रख लिया और आपने बीजेपी हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो या अन्य दलों के, चाहे चिराग पासवान हो, सभी से आपके संपर्क हो गए हैं। तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही दिन के बाद विधानसभा का तैयारी शुरू हो जाएगी, तो क्या आपकी अगर निगाहें हैं तो किस क्षेत्र में है और आपका विजन क्या, अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी मैं बिल्कुल अपने को संगठन से जोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से के लिए काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र के स्तर पे, मिथिलांचल के स्तर पे मजबूत करने की कोशिश करूंगा। और जहां तक किसी भी तरह की जिम्मेदारी का सवाल है तो वो पार्टी लेकर वो निर्णय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी को मैं जानता हूं, मेरे पिताजी इस पार्टी में थे, तो वो पार्टी का जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेता है किस तरह के व्यक्ति को, जो सचमुच में काम करना चाहता है, काम कर सकता है, उस व्यक्ति को अपने आप आगे बढ़ाया जाता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने क्षेत्र में काम करना है। बिल्कुल फोकस क्षेत्र आपका पहली प्राथमिकता में आएगा। देखिए, मिथिलांचल अगर आप देखेंगे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का जो क्षेत्र रहा है या ललित बाबू का जो क्षेत्र रहा है, जो मृत्युंजय बाबू का क्षेत्र रहा है,
जो मेरा जन्म स्थान है वो मिथिलांचल है, तो हमारे लिए तो मैं बार बार हम मैथिल स्पीकिंग छी, मैथिल जाने छी, तो हम तो यह चाह रहल छियै कि हमरा मिथिलांचल के आगा बढ़ा, वो पूरा मिथिलांचल हमारे लिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे लिए एमपी या एमएलए बनना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है मिथिलांचल को विकास के मुख्य धारा में शामिल करना। अब ये जो मिथिलांचल है ये कभी क्यों नहीं इकोनॉमिक राजधानी बन सकती है, दरभंगा क्यों नहीं इकोनॉमिक का मेन क्षेत्र बन सकता है, क्यों नहीं यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है, क्यों नहीं यहाँ पे इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन लाया जा सकता है, और वो सब लाया जा सकता है अगर उस तरह के आप रूल बनाएंगे, आप संसद में उस तरह का रूल बनाएंगे, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे मिथिलांचल के किसी एरिया को, तो यहाँ विकास होगा। और यहाँ जो ब्रेन ड्रेन है, जो टैलेंटेड लोग जो बाहर चले जाते हैं, उनको रोका जा सकता है, उनको मिथिलांचल में ही केंद्रित किया जा सकता है, जिससे आम लोगों का अच्छा हो, विकास हो। क्या लगता है अब मोदी जी विश्लेषण कर लिया, चुनाव भी समाप्त हो गए हैं लगभग, तो क्या लगता है मोदी जी 400 पार या फिर इसमें कुछ संदेह है? देखिए, बहुत ही जो रिजल्ट है वो बहुत क्लियर है, और 400 पार 500 पार ये कहना की आवश्यकता नहीं है, वो हल्कापन हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रही है, सरकार बन रही है, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो धन्यवाद। राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इनके बारे में हम बता दें कि इन्होंने राजनीति को बड़ी गंभीरता से, सूक्ष्मता से परखा है। इन्होंने वीआईपी को इसलिए मजबूत किया कि इन्हें लगा कि आने वाले समय में वीआईपी बिहार में बड़े राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल में एक विकल्प के रूप में उभरेगा, जिसे जनता पसंद करेगी, नेता अपने आप मिलेंगे। लेकिन इनका मोहभंग हुआ। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इन्होंने सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इन्होंने अपने साथ लेकर के और एक विजन के साथ मिथिलांचल क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को राजीव मिश्रा जैसे एक मजबूत नेता मिलेगा तो इस क्षेत्र का विकास ही नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होगी। जी धन्यवाद।